स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एडवांस इंडियन इकोनॉमी के जिस चैप्टर पर हम कल बात कर रहे थे उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे बेरोज़गारी के प्रभाव और उसके कारण, यानी बेरोज़गारी के कारण समाज और देश पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और बेरोज़गारी होने के कौन कौन से कारण हैं। जैसा आप जानते हैं कि बेरोज़गारी किसी भी समाज के लिए एक अभिशाप है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इससे न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरा समाज ही प्रभावित होता है। यहाँ एक डायग्राम, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें बेरोज़गारी के दो तरह के प्रभावों को दिखाया गया है। वन इज रिलेटेड टू मेंटल इफ़ेक्ट, मानसिक प्रभाव जिसके अंतर्गत स्ट्रेस और डिप्रेशन दो तरह के प्रभाव होते हैं। दूसरी तरफ फिजिकल इफ़ेक्ट्स, शारीरिक प्रभाव में एक स्लीप डिसऑर्डर है और दूसरा ईटिंग डिसऑर्डर है। यहाँ हम सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के साथ साथ व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की सामूहिक रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रभाव है मानवीय साधनों की हानि। यानी बेरोजगारी के कारण देश के मानवीय संसाधन, जिनमें बहुत अधिक पोटेंशियलिटी होती है, बहुत अधिक योग्य होते हैं, उनमें स्किल होती है, यदि उनको समय पर उनकी योग्यता के अनुसार रोज़गार नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से देश के अमूल्य मानवीय संसाधनों का नुकसान होता है, क्योंकि उनका बेरोज़गारी के कारण देश के आर्थिक विकास, देश की आर्थिक वृद्धि में रचनात्मक लाभ नहीं उठाया जा सकता। इसलिए मानवीय संसाधनों की हानि होना गरीबी के मुख्य प्रभावों में सम्मिलित है। दूसरा है निर्धनता में वृद्धि। आप जानते हैं कि बेरोज़गारी की अवस्था में व्यक्ति को पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती है और पर्याप्त आय के अभाव में वह अपनी रोज़मर्रा की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। फलस्वरूप वह निर्धनता से और निर्धनता की तरफ अग्रसर होता जाता है, उससे आर्थिक समस्याएं उसकी बढ़ती जाती हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रभाव है वो है सामाजिक समस्याएं। जब देश में युवाओं को उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार रोज़गार नहीं मिलता है तो वे सामाजिक बुराइयों की तरफ अग्रसर होते हैं। वो सभी उस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ से उनको पैसे की आवक होती है। चूँकि रोज़गार के अभाव में उनकी जो रोज़मर्रा की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो वो जुआखोरी, शराबखोरी, चोरी, डकैती, छीना झपटी और हिंसक प्रवृत्तियों की तरफ अग्रसर होते हैं, क्योंकि उन्हें यदि नियमित रूप से रोज़गार मिला हुआ होता तो वो इस तरह की समस्याओं की तरफ उन्मुख नहीं होते। इसलिए सामाजिक समस्याओं के कारण न केवल समाज में अव्यवस्था आती है बल्कि देश में भी अशांति की स्थिति आती है, देश में अव्यवस्था की स्थिति आती है और उससे आर्थिक विकास प्रभावित होता है। इसके बाद अगला प्रभाव है अपराध दर में वृद्धि, क्योंकि जैसे जैसे बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे युवाओं का रुझान रचनात्मक कार्यों से हट करके गैर रचनात्मक कार्यों की तरफ होता जाता है, क्योंकि रोज़गार के अभाव में उनकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं और चूँकि बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें पैसे और धन की आवश्यकता होती है, इसलिए वे पैसा कमाने के लिए एन किन प्रकारेण सभी नैतिक और अनैतिक धंधों में उतर जाते हैं। क्योंकि अपराध जगत पैसा कमाने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन ये किसी भी देश के न आर्थिक विकास में हितकारी है, न सामाजिक विकास में हितकारी है, न व्यक्तियों की चारित्रिक विकास में हितकारी है। इसलिए
यदि उन्हें समय पर रोज़गार दे दिया जाए तो शायद अपराधों में भी अंकुश लग सकता है। और वर्तमान में हम देख सकते हैं कि जितना भी समाज में, देश में अपराध बढ़ रहा है, उसमें पूरी युवा शक्ति इन्वॉल्व है, पूरी युवा शक्ति ही उसमें भागीदार है, क्योंकि उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार न रोज़गार मिल रहा है, यदि मिल रहा है तो उसमें वेतन कम मिल रहा है, और उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने को मजबूर किया जाता है। बहरहाल ऐसी स्थिति में अपराध जगत में पैसा कमाना शायद उनको आसान लगता है, और वो देश और समाज के लिए नुकसानदेह साबित होता है। इसके बाद अगला प्रभाव है राजनीतिक अस्थिरता। किसी भी देश में जब मानवीय संसाधनों को या मानवीय श्रम को उचित रोजगार नहीं मिलता है तो उससे वह गैर उत्पादक कार्यों जैसे तोड़ फाड़ हुई, प्रदर्शन हुए, धरने हुए, या मारकाट हुई, या लूटपाट हुई जैसी गतिविधियों में वो शामिल होने लगता है। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्योंकि जिन लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है वे इस तरह की प्रवृत्तियों की तरफ अग्रसर होते हैं, और ऐसी स्थिति में देश में आर्थिक विकास की अस्थिरता के साथ साथ राजनीतिक अस्थिरता का भी खतरा पैदा हो जाता है। इसके बाद अगला जो प्रभाव है वो है औद्योगिक संघर्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि संघर्षात्मक बेरोजगारी के दरमियान श्रमिकों को रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं, उन्हें उद्योगों से छटनी करके बाहर निकाल दिया जाता है। फलस्वरूप औद्योगिक संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। उद्योग के मालिकों और श्रमिकों के बीच आपसी मनमुटाव होता है, और उस मनमुटाव का समाज पर बुरा असर पड़ता है। उसका असर उत्पादन पर पड़ता है, उसका असर कीमत वृद्धि पर पड़ता है, और इस तरह से औद्योगिक संघर्ष किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए नुकसानदेह होता है। इसी तरह अगला जो प्रभाव है वो है मजदूरों का शोषण। ये सही है कि बेरोजगारी की स्थिति में मजदूरों का शोषण होता है, क्योंकि जिन श्रमिकों को रोज़गार मिलता है उन्हें या तो उनकी योग्यता के अनुसार नहीं मिलता है, या योग्यता के अनुसार उनको पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, या उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। और ऐसी स्थिति में उन मजदूरों का न केवल मानसिक शोषण होता है बल्कि उनका आर्थिक और सामाजिक रूप से भी शोषण होता है, जिससे देश में आर्थिक विकास में बाधाएं खड़ी होती हैं। इसके बाद अगला जो प्रभाव है वो है मानसिक स्वास्थ्य पर। जैसा हम चर्चा कर चुके हैं कि बेरोजगारी की स्थिति में कोई भी व्यक्ति तुरंत या तो मानसिक अवसाद की स्थिति में, या चिंता, या बीपी, ब्लड प्रेशर जैसी व्याधियों का शिकार हो जाता है, और धीरे धीरे उसे मानसिक बीमारियां, मानसिक व्याधियां उसको जकड़ने लगती हैं, जिससे देश का अधिकांश श्रम जो कि युवा वर्ग में से आता है वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाने के कारण देश के आर्थिक विकास, देश के सामाजिक विकास पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जो अंतिम प्रभाव है वो है कौशल का नुकसान, क्योंकि जब बेरोजगारी की स्थिति होती है तो श्रम को लंबे समय के लिए नौकरी से बाहर रखा जाता है, और लंबे समय तक नौकरी से बाहर रहने के कारण उसकी जो स्किल है, उसकी जो तकनीकी कौशल है, वो तकनीकी कौशल आउटडेटेड हो जाता है, क्योंकि उद्योगों में तकनीकी दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। तो बेरोजगारी की अवस्था में श्रमिकों द्वारा प्राप्त जो स्किल है, श्रमिकों द्वारा अर्जित जो योग्यता और स्किल है, उसका सही उपयोग नहीं होने के कारण उस स्किल का देश के लिए, समाज के लिए नुकसान होना बहुत ही चिंता की बात है। और इससे
श्रमिकों में आत्मविश्वास काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जिसका न केवल औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी देश के स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव होता है। इस तरह से ये मुख्य रूप से प्रभाव हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि बेरोजगारी के कौन कौन से कारण, व्हाट आर द मेजर कॉजेस, कौन कौन से कारण हैं। आप जानते हैं कि बेरोजगारी का हमारे देश में सबसे बड़ा जो कारण है वो है जनसंख्या, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। यहाँ हमने एक ग्राफ लिया है, एक डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि भाई बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं, जिसमें दो पक्ष लिए हैं। एक तरफ सप्लाई साइड पूर्ति पक्ष है, दूसरी तरफ डिमांड साइड है जिसको हम मांग पक्ष कहते हैं, और दोनों पक्षों के अलग अलग जिम्मेवार कारक हैं जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जिसमें पहला कारण है भारत की बढ़ती जनसंख्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी भारत की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की दर की तुलना में रोजगार के अवसरों में वृद्धि बहुत कम हो रही है। फलस्वरूप जो गैप है दोनों के बीच, जनसंख्या की वृद्धि दर और रोजगार के अवसरों की वृद्धि दर में, वो बहुत ज़्यादा है। फलस्वरूप बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल देश को लगभग 50 लाख रोजगारों की आवश्यकता है, लेकिन इसका 10% ही देश में रोजगार उत्पन्न होते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि रोजगार के अवसरों की आवश्यकता और उनकी उपलब्धता के बीच बहुत बड़ा गैप होने के चलते लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसके बाद शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन, दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि देश में व्याप्त अशिक्षा, जो आज के मशीनी युग में शिक्षित एवं कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, वह हमारी शिक्षा प्रणाली उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। दरअसल वास्तविकता में हमें जो शिक्षा दी जाती है वो सिर्फ स्कूल और कॉलेजों में सिर्फ रटने और किताबी ज्ञान तक सीमित है। यानी हमें थ्योरेटिकल नॉलेज को प्राथमिकता दी जाती है, थ्योरेटिकल नॉलेज ही सिखाया जाता है, उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी होती है। तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था ही इस तरह की है कि जिसके चलते देश में उद्योगों की मांग के अनुसार योग्यताधारी श्रमिक उपलब्ध नहीं होते हैं। फलस्वरूप देश में बेरोजगारी बढ़ती जाती है। इसके बाद तीसरा है प्रौद्योगिकी जानकारी न होना, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी भारत में अधिकांश जनता को आधुनिक तकनीकी उद्योगों के बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति, अधिकांश श्रमिक या तो साक्षर हैं या कम पढ़े लिखे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो नई तकनीकी जानकारी आती है, चाहे वो उद्योगों के बारे में हो, चाहे वो उत्पादन के बारे में हो, चाहे वो श्रम कानूनों के बारे में हो, उन्हें जानकारी नहीं होती है और उसका असर सीधा सीधा बेरोजगारी के रूप में सामने आता है। हमारे यहाँ साधारण रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करके हम केवल नौकरी करने के लायक बन पाते हैं। शिक्षा में श्रम को कोई महत्व भी नहीं दिया गया है, जिसका सीधा सीधा असर बेरोजगारी के रूप में सामने आता है। इसके बाद अगला है औद्योगिक क्षेत्र की धीमी वृद्धि। औद्योगिक क्षेत्र में हमारे यहाँ अपेक्षाकृत नियोजन काल के बाद से ही वृद्धि धीमी रही है। यद्यपि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से औद्योगिक वृद्धि दर और उसके साथ साथ जीडीपी में औद्योगिक उत्पादन की जो भागीदारी है वो बढ़ी है, लेकिन चूँकि 1991 में आर्थिक सुधार शुरू हुए थे और 1951 से 91 के बीच लगभग 40 साल हमारे यहाँ जनसंख्या की निर्भरता कृषि पर बनी रही, जिसके कारण औद्योगिक विकास को अपेक्षित गति नहीं दे पाए और उसका प्रभाव
उसका परिणाम बेरोजगारी के रूप में सामने आया। इसके बाद अगला जो कारण है वो है प्रचार प्रसार का अभाव। यानी भारत की अधिकांश जनता है वो गांव में निवास करती है, उनके पास में उद्योगों में रोजगार के अवसरों की या तकनीकी ज्ञान से संबंधित कोई जानकारी की प्रॉपर जानकारी का अभाव रहता है। वो इन जानकारियों से दूर रहते हैं या उनके पास उतने साधन नहीं हैं कि वो उद्योगों से संबंधित, रोजगार के अवसरों से संबंधित, तकनीकी ज्ञान से संबंधित जानकारियां हासिल कर सकें। फलस्वरूप प्रचार प्रसार के अभाव में भी बेरोजगारी को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके बाद अगला जो कारण है बेरोजगारी का वो है वर्षा की अनिश्चितता एवं अपर्याप्तता। देश में आज भी 60% के आसपास जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि पर निर्भर है, और कृषि हमारे यहाँ जुआ है। कृषि एक मानसून एक जुआ है, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है। बारिश की अनिश्चितता और अपर्याप्तता के चलते खेती में उत्पादन बहुत कम होता है, और फलस्वरूप कृषक जो खेती पर निर्भर है उनकी आय बहुत सीमित रह जाती है, बहुत कम होती है। और साथ ही खेती पर निर्भर किसानों को साल में 7 और 8 महीने के लिए ही रोज़गार मिल पाता है। शेष के 4-5 महीने का बेरोज़गार रहता है, जिससे देश में उनके आर्थिक विकास में योगदान संभव नहीं हो पाता है और उससे बड़ा नुकसान होता है। इसके बाद अगला जो कारण है वो बड़े पैमाने पर मशीनों का प्रयोग। यानी ये भी सही है कि देश के औद्योगिक विकास में अब तकनीकी का बहुत अधिक योगदान होने लगा है, और ऐसी स्थिति में क्योंकि पहले मानवीय श्रम से औद्योगिक उत्पादन अधिक होता था, लेकिन चूँकि तकनीकी के इजाद के साथ साथ, तकनीकी आविष्कारों के साथ साथ, तकनीकी परिवर्तनों के साथ साथ अब उद्योगों में मानवीय श्रम का स्थान मशीनें ले रही हैं। फलस्वरूप देश में उसकी वजह से भी बेरोजगारी बढ़ रही है। देश में पूंजी की कमी होना भी बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है, और इस तरह से देश में जो आर्थिक विकास की रफ्तार है वो भी बहुत धीमी है। क्योंकि आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार के चलते देश में आर्थिक विकास के जो कारक हैं उन सभी कारकों में, सभी क्षेत्रों में अपेक्षा के अनुरूप वृद्धि नहीं होने के कारण रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं हो पाता है। फलस्वरूप जितना रोजगार के अवसरों का सृजन होना चाहिए उसके अनुरूप नहीं होने के चलते बढ़ती जनसंख्या के कारण, बढ़ती श्रम शक्ति के कारण उनकी संख्या के मुताबिक रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होता है, और उससे दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप आता है। कहने का तात्पर्य बेरोजगारी के बढ़ाने वाले कारकों में मुख्य रूप से जनसंख्या, तकनीकी विकास की धीमी गति, औद्योगिक विकास की धीमी गति, ये सभी कारक हैं। इन कारकों की वजह से देश में बेरोजगारी की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।